Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss geography and the chapter is agriculture. Many topics already we have discussed in our previous video, and in this video we will discuss on non-food crops. Okay, done. Then in this non-food crops we will study about the rubber, cotton and jute. We will know about it, and first of all we are talking about कॉटन. सो कॉटन जो है मेनली जहाँ प्रोड्यूस की जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में. एंड ये फाइबर क्रॉप जो है मेनली ग्रो की जाती है वो डेक्कन प्लेट्यू रीजन में, ब्लैक सॉइल में. ब्लैक सॉइल इज़ सुटेबल फॉर दिस, है ना. तो ब्लैक सॉइल में ये प्रोड्यूस की जाती है. एंड ये जो इंडिया में इसकी क्या है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में. इंडिया जो है इसका क्या है, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एंड जो जोग्राफिकल कंडीशंस जो इसके लिए रिक्वायर्ड रहती हैं वहाँ पर, जैसे जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा एंड लाइट रेनफॉल और इरिगेशन जो है या बोल सकते हैं, या लाइट रेनफॉल बोल सकते हैं, इज़ रिक्वायर्ड. एंड जो डेज हैं वो कैसे होने चाहिए, वो सनशाइन, ब्लैक जो है सॉइल इसके लिए रिक्वायर्ड रहती है. ये कॉटन सॉइल के नाम से भी जानी जाती है. एंड खारिफ सीज़न में इसको किया जाता है और लगभग इसको करने के लिए 6 to 8 मंथ जो है रिक्वायर्ड होते हैं इसको मेच्योर होने के लिए. मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में ये जो है ग्रो की जाती है. ओके, सो ये क्या है, ये नॉन फूड क्रॉप है. एंड जो नेक्स्ट है वो हम उसके बारे में बात करेंगे. जो नेक्स्ट हमारी नॉन फूड क्रॉप है दैट इज जूट. जूट जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. एंड जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर. जहाँ पर कि सॉइल जो है एवरी ईयर क्या किया जाए, रिन्यू होती रहती है. वहाँ पर जो फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पर, है ना. एंड वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जो है इसके बेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं. और ये हम देखेंगे कि इसमें रेनफॉल जो है अच्छा खासा रिक्वायर्ड रहता है. और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे गनी, बैग्स, रोप्स वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, है ना. एंड हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल फ्लड प्लेन एरियाज आई हैव टोल्ड यू. एंड अगर जो हम बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ग्रो की जाती है. एंड हुगली रिवर बेसिन में स्पेशली, है ना, बिकॉज देयर द जोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो इसकी क्या है, वो इसके वहाँ पर फेवरेबल हैं. ओके, अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप के बारे में दैट इज़ रबर. As you are seeing in this picture, we are talking about the rubber. Rubber, it is an equatorial crop. जैसा कि आपको पता ही है कि but under the special conditions, it is also grown in tropical and subtropical areas. And it requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 cm and temperature above 25 डिग्री सेल्सियस. एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपको, जैसा कि उसमें ऊपर पहले ही बताया जा चुका है, ये जो आपको टेम्परेचर और इतना रेनफॉल आपको देखने को मिलता है नियर द ट्रॉपिक्स. सो रबर क्या है कि रबर एक रॉ मटेरियल है और ये जो है कहाँ पर
ज़्यादातर ग्रो किया जाता है केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, है ना, गैरो हिल्स इन मेघालय। तो इंडिया की जो रैंक है वो 4th है। नेचुरल रबर प्रोड्यूसर के तौर पे इंडिया को 4th नंबर पर माना जाता है। एंड यहाँ पर आप इसको केवल 2 पॉइंट्स को मेनली फोकस करिए कि यहाँ पर 200 cm अबव इसके लिए रेनफॉल चाहिए, रिक्वायर्ड रहता है, और 25 डिग्री इसके लिए मैक्सिमम, इससे 25 डिग्री अबव इसमें जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल नो about the technological and institutional reforms. But before it, we will talk about the contribution of agriculture in national economy. तो नेशनल इकोनॉमी में इसका क्या, एग्रीकल्चर का क्या जो कंट्रीब्यूशन रहा है कि भाई जो शेयर है इसका एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने के मामले में, तो यहाँ पर 2001 में 63% है, और फिर 2010 एंड 11 में 52% जो है, ये ऑलमोस्ट हाफ population is engaged in this agriculture. So हाफ, हम बोल सकते हैं कि भाई हाफ से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इसमें एंगेज रहती है। और ये जो इसका शेयर है जीडीपी में, ये क्या है, डिक्लाइनिंग है। आप देखेंगे कि जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ मोर ग्रेट कंसर्न एज एनी डिक्लाइन एंड stagnation in the agriculture will lead to a decline in other sector of the economy having wider implications for society. एंड इसके बारे में आप देखिए कि जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या है कि भाई ये जो है डिक्लाइनिंग शेयर तो है ही इसका, लेकिन जो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसको ध्यान में रखते हुए, इसके जो इम्पोर्टेंस को समझते हुए, यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, उसने हमेशा कोशिश की है इसको क्या करने की, इसको ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है। तो इंडिया में इसको ध्यान में रखते हुए, इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड concerted efforts to modernize agriculture, establishment of Indian Council of Agriculture Research and agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology. तो यहाँ इन सभी में गवर्नमेंट ने इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, और इन सबको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की है ना। तो यहाँ देखिए कि वेदर फोरकास्ट वगैरह ये सबको भी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है, इनको भी इम्प्रोवाइज करने के लिए प्रायोरिटी दी है। एंड इन सबके साथ साथ इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम, है ना। बाकी इन सब के साथ साथ गवर्नमेंट ने इसको इनके जो डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो इसकी जीडीपी में तो ग्रोथ जो है क्या हो रही है, वो रेगुलर गिर रही है। जो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई इसका जो ग्राफ दिया हुआ है उससे भी आप लोग समझ सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि जो इसकी सबसे ज़्यादा जो वरिड होने वाली जो कंडीशन है वो क्या है कि लोगों में ना आपस में, जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, एंड आवर गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर and particularly in irrigation, power, rural roads, markets। इन सब में जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनको बहुत ज़्यादा निवेश जो है वो कम करती जा रही है, जबकि उनको सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो लगातार जो बढ़ी है ज़रूरत, जो बढ़ी है
जैसे आप देखेंगे कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं, है ना, इन सब की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसमें जो क्योंकि रिस्क रहता है, अगर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जो फार्मर्स हैं वो भी कम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होता जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो कम कर दी हैं, है ना। तो जिसकी वजह से जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। आप देखेंगे कि ये लगातार इनकी लॉसेस होने की वजह से कितने सारे जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आइए अब सभी फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में फूड सिक्योरिटी के बात अगर लेकर हम बात करते हैं तो देखिए कि ये जो फूड है ये हम सभी लोगों की बेसिक नीड है, सभी लोगों को मिलना भी चाहिए। और ये क्योंकि ये जो है लोगों को मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर देखेंगे कि यदि नहीं मिल पाता है किसी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कि किसी को यदि ये प्रॉपर वे में या जितना लेवल है उतना नहीं मिल पाता है तो लोगों के अंदर फूड इनसिक्योरिटी जो है वो लोग उसे फूड सिक्योरिटी से लोग जो है सफ़र करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज़ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री। वैसे बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि लोगों को रियली आज भी नहीं मिल पाता है। तो द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, अनसर्टेन फूड सप्लाईज। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रॉपर जो है पॉलिसी डिज़ाइन की है, प्रॉपर व्यवस्था की है, जिससे कि सभी लोगों को ये फूड सिक्योरिटी सभी लोगों के लिए प्रॉपर हो सके। इसमें मेन कंपोनेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पीडीएस एंड बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक के थ्रू आप देखेंगे कि बफर स्टॉक में क्या है कि पीडी, जैसे ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जानते ही हैं कि बफर स्टॉक में गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों से जो फार्मर्स होते हैं उनसे अनाज खरीदती है, अपने पास स्टॉक करती है, पीडीएस के थ्रू लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो ये लोगों के लिए प्रॉपर एक रेट डिसाइड किया जाता है, जैसे कि लोग उसको खरीद सकें, सभी लोग के लिए वो अवेलेबिलिटी हो सके फूड ग्रेन की, है ना। तो इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरली ऑब्जेक्टिव टू ensure the availability of food grains to the common people at an affordable price। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुअर व्यक्ति भी जो है वो इस लायक हो पाता है कि वो फूड जो है अपने लिए एक्सेस हो पाती है उसके लिए फूड तक, और वो फूड जो है अपने लिए परचेज कर सकता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की जैसे एफसीआई जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टॉकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ थ्रू द पीडीएस। तो एफसीआई क्या करता है कि फूड ग्रेन्स जो है फार्मर से परचेज़ करता है। जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड किया हुआ है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है कि वो जो है इनको फूड ग्रेन को किस इसको ग्रेन को किस रेट पर सेल करना है, तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके। तो उसी रेट पर किसानों को क्या करना होता है, ये सेल करना होता है। तो द गवर्नमेंट यूज़ टू प्रोवाइड सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं गवर्नमेंट, किस पर, फर्टिलाइज़र्स पर एंड पावर एंड वाटर पे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प जो है प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उनके ऊपर इसका जो बर्डन है वो कम हो। अच्छा, अब देखेंगे कि किसानों के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो राइस एंड वीट हैं, और यहाँ पर हरियाणा और पंजाब जो है इसमें सबसे आगे हैं। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल एंड अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि एपीएल।
विद इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरीज। इन लोगों के लिए जो प्राइसेस हैं वो क्या है, कीमतें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट जो है इनसे फार्मर से ग्रेन कलेक्ट करती है, ज़रूरत की चीज़ों को कलेक्ट करती है, और उस बफर स्टॉक के थ्रू, एनपीडीएस के थ्रू वो क्या करते हैं, मिनिमम उस पर प्राइस पर, या इनके एपीएल और पीपीएल के लिए अलग अलग रेट जो होते हैं उस पर मार्केट से ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि सभी लोगों को अनाज मिल सके, सभी लोगों की फूड सिक्योरिटी प्रॉपर की जा सके। आइए चलिए हम इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी को इनपुट करने से इंडिया के एग्रीकल्चर पर क्या असर हुआ। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया द मेथड ऑफ फार्मिंग विद मॉडर्न टूल्स, मशीन्स एंड मैकेनिकल डिवाइसेस रिप्रेजेंट सुपीरियर टेक्नोलॉजी in developed countries, and technological progress by itself does it little to enhance the production or productivity unless the accompanied by reforms। अच्छा, रिफॉर्म्स यहाँ पर क्या है कि मेक द फार्मर्स एंड वर्कर्स मोर रिस्पॉन्सिव टू दीज टेक्निक्स। इन सब चीज़ों के लिए फार्मर्स और वर्कर्स को जो है और ज़्यादा ये जागरूकता ने क्या किया है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया है। अदरवाइज़ क्या कंडीशन थी कि इट विल मेक एप्लीकेशंस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि एग्जांपल इंडिया का अगर ले लिया जाए तो हाईएस्ट कैटल जो है इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है इंडिया में, और लगभग 15% जो है कैटल इंडिया का ही पार्ट है। अगर आप देखेंगे कि अनटिल वेरी रिसेंटली इंडिया प्रोड्यूस्ड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड मीट। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? India did not lack in the scientific and technical know how to make the best use of this cattle wealth, and however there were no extension services organizations to make the technical know how the farmers and organizes them into a productive force। अच्छा, इसमें अगर देखेंगे कि इट वाज ओनली व्हेन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गुजरात में है उसने बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले किया है ना। सेम कंडीशन कहाँ पे हुई कि इसके बाद पंजाब में, है ना। तो विदाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स स्पेशली इन अ कंट्री लाइक जैसे कि इंडिया है, वहाँ पर 50% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी कैसी है, इलिटरेट है। तो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन डू लिटिल टू अचीव प्रैक्टिकल रिजल्ट, नहीं मिल पाता है बिकॉज ड्यू टू द इलिटरेसी ऑफ द पीपल। एंड सम ऑफ द मेजर स्टेप्स taken towards the technological and institutional reforms in agriculture since independent including the जैसे कि अभी हम बात करते हैं आगे कि क्या क्या किया जा सकता है, कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कॉपरेशन विद द फार्मर्स एंड एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी। तो ज़मींदारी और जो जागीरदारी है इंडिया में, जो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स पाए जाते हैं, है ना, तो वो टेनेंट का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो यहाँ इस सब को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये हालांकि 1954 तक ख़त्म हो चुका था। सिंस एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ऑल स्टेट मेड लेजिस्लेशन टू एबॉलिश द ज़मींदारी सिस्टम। एंड अगर लैंड सीलिंग की हम बात करते हैं तो द वेल्दी लैंडलॉर्ड इवन आफ्टर एबॉलिशन continued to own large plots of land, most of which remained unproductive, and government later brought to forward the land sealing act. Under the even cultivators were not allowed to own land beyond the certain limits। तो these were limits वेरी फ्रॉम अलग अलग हैं हर एक स्टेट में। एंड राष्ट्रीय अगर हम क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके के रिफॉर्म्स हैं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है कंडीशन आफ्टर इट, कि 2007 के बाद इट्स मैंडेट इज़ टू करंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेजुविनेट करने के लिए। एंड कंसोलिडेशन एंड लैंड होल्डिंग
of consolidation of land holding. After the independence, the state government took a step to consolidate some small uneconomic units into the larger viable holding at one place. एंड यहाँ पर आप देखिए कि जैसा मैंने अब बताया कि अभी की प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड बाय द नेचुरल कैलमिटीज़ जो होती हैं, है ना, वो तो क्रॉप इंश्योरेंस क्या करता है, ये जो प्रोविज़न है यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है इससे. एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स, और यहाँ पर जो है इनको इससे भी हेल्प मिलती है. एंड क्रेडिट रिफॉर्म जो हुए हैं इससे लोगों को बहुत ज़्यादा जो किसानों को हेल्प मिल पाई है. किसान क्रेडिट कार्ड से, प्रोविजनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह से किसानों को बहुत हेल्प मिली है. तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म्स हुए हैं एग्रीकल्चर में, डेफिनेटली उससे जो रिज़ल्ट हुआ है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है. स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टीवी आर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स. इस तरीके की सुविधाएं जो हैं फार्मर्स को प्रोवाइड कराई गई हैं. तो अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड रेमुनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइजेज फॉर क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स. देखिए, सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स जो हैं IPS एंड क्रेडिट कार्ड जैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम दैट इज़ PAIS. तो इन सब ने क्या किया है, बेनिफिट पहुंचाया है फार्मर को. एंड बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर हैव सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. सब्सिडीज़ जो है फार्मर्स को दी जाती हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड परचेज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर क्रेडिट वर्दीनेस. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, ये सब जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में भी जैसे कि मशीन्स और टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है अब खेती में. ठीक है, तो ये इसको मॉडर्नाइज किया गया है. एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है. इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया है. तो एंड HYV सीड्स आर प्रोवाइडिंग टू द फार्मर्स on reasonable rate or with subsidies, and special weather bulletins are providing, as I have told you before. And drought management is also giving the benefit to the farmers. देखिए, अगर इस तरीके की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अगर नहीं प्रोवाइड कराती है तो डेफिनेटली इतनी लार्ज पॉपुलेशन और टूल्स एंड फैसिलिटीज़ के बाद भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा. क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज़ हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर वाटर क्राइसिस को एंड इनएडिक्वेट शॉर्टेज ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ये सभी जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं. और फार्मर्स जो हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं. दे सफ़र फ्रॉम अ डबल डिसएडवांटेज ऑफ दे पे हाई प्राइस फॉर इनपुट्स एंड सच एज़ द HYV सीड्स वगैरह के लिए एक तरफ, यहाँ दूसरी, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की स्कीम जो है अभी सभी जगह तक सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं. तो कहीं हद तक जो किसान हैं वो HYV सीड्स फर्टिलाइज़र्स वगैरह के लिए किसी एरिया यहाँ पर इनको क्या जो हाई प्राइस पे करना पड़ता है, बट लेकिन इनके जो प्रोडक्शन है वो फिक्स रेट पर जाता है. तो ऑल प्रोडक्शन रीचेस द मार्केट जो है नहीं, इस तरीके से उनको मार्केट नहीं मिल पाता है. एंड द हायर द सप्लाई ऑफ द लोअर इज़ द डिमांड. तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये कॉज है, ये जो डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो है ना, तो ये कहीं ना कहीं कम कर देता है. एंड देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट has to protect the small farmer also, because small farmers are facing many stiff problems, but the large farmers are gaining
the problems, because Grameen banks and other banks are providing जो लोन प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, बट यू कैन सी कि लार्ज फार्मर्स कैन access easily to the facilities the provided by the government, but many problems are facing by the small farmers. तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, वो क्या इम्पैक्ट है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन कोई एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट, नई घटना नहीं है। ये जो है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो आपस में कंट्रीज़ का एक दूसरे से ट्रेड के साथ जो कनेक्टेड हैं, तो ये अब से नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही है। तो इन द 19th century when the European traders came to India, at that time to Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of the South India were encouraged to grow these crops. तो जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि टिल टुडे इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. And during the British period, cotton belts of the India attracted the Britishers. Ultimately, cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. And cotton textile industries के मामले में जो है आप देखेंगे इन मैनचेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, एंड लिवरपूल एंड फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ही गुड क्वालिटी कॉटन जो है पाया जाता है, जो कि आप हिस्ट्री में ऑलरेडी चंपारण मूवमेंट वगैरह आपने पढ़ा है। यहाँ पर भी देखा आपने कि चंपारण मूवमेंट जो है 1917 में हुआ है ना। तो 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ है, दिस वॉज द स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, है ना, and their land because it was the necessary for the textile industry. एंड वही जो है उनसे ग्रो करवाया जाता था जो मैनचेस्टर में जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, एंड विच वर लोकेटेड इन द ब्रिटेन, एंड दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, सो हाउ दे कुड सर्वाइव. तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों को तब फेस करनी पड़ी थी. तो ये जो आप देखेंगे कि अंडर द ग्लोबलाइजेशन, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, द फार्मर इन इंडिया हैव सीन एक्सपोज्ड अ न्यू चैलेंज. उन्होंने न्यू ही चैलेंज उनको फेस करना पड़ा है. डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसमें बिगर प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, एक अच्छा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, इन सारी चीज़ों के हम लोग जो है आज भी कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ. एंड बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़, है ना, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर को जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे कि सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि इंडिया में है, लेकिन इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई हैं. सो अब देखते हैं, चलिए कि अगर वैसे तो इंडिया की जो कंडीशन है, जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है, वो कैसी कंडीशन है, वो इस समय ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि अगर छोटे जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया गया, है ना, तो उन पर फोकस नहीं किया गया, तो जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ना. तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, द प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल, यानी कि छोटे छोटे फार्मर्स की कंडीशन को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा. यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी हद तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, एंड बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज, है ना. यहाँ पर देखिए कि इट इज़ बीइंग दैट इज हैड it has the caused land degradation due to the overuse of chemical dyeing and
एक्वीफायर्स एंड वैनिशिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो जो यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसमें भी भाई ये इस तरीके के एलिगेशंस ऐसा क्लेम किया जा रहा है, लगाया जा रहा है कि ज़्यादा जो केमिकल्स का यूज़ करने से भी वहाँ पर सॉइल की जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर फेस करनी पड़ी हैं, और बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पर जो है ख़त्म हुई है। बहुत ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आज, ये जो आपको शब्द सुनाई देता है यानी कि क्या है कि जीन रेवोल्यूशन, ये जो कीवर्ड है ना, कि विच इंक्लूड्स द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इसमें जो शामिल है वो क्या है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये है क्या, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एक्चुअली एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट uses biological fertilizers and pest control acquired from the animal और प्लांट वेस्ट के द्वारा जो चीज़ों को इनको प्राप्त किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम बोलें कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो एक ऐसा नया सिस्टम है फार्मिंग का और एग्रीकल्चर दैट रिपेयर्स मेंटेन्स एंड इम्प्रूव द इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ पर जो है सबसे ये जो आपके केमिकल्स हैं उनका कम से कम यूज़ किया जाता है या यूज़ नहीं किया जाता है। वास्तव में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आजकल ज़्यादा आप देखेंगे कि यूज़ में है, इसको आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, ये आजकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है ना। विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच ए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसीलिए इट डज़ नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो है नेगेटिव मैनर में एनवायरनमेंट पर कोई भी असर नहीं डालती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस में है, चलन में है। बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि जो फ्यू इकोनॉमिस्ट हैं कि थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर, इनका फ्यूचर जो है क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में है। इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर जो अपना इसका खुद का लैंड पर जो अधिकार होता है और जो उसमें फैमिली पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो डिवाइडेशन होता रहता है, डिवीज़न होता रहता है, जैसे कि जनरेशन के बाद एक जनरेशन के बाद उसमें जो लैंड्स में डिवीज़न होता रहता है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए वो जो है बेटर नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि भारत के लगभग, इंडिया के लगभग कितने लोग 60 करोड़ लोग जो हैं वो क्या हैं, कितनी जो लैंड पर डिपेंडेड हैं, जो 250 मिलियन जो ज़मीन पर जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ऑफ ए हेक्टेयर पर पर्सन के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो वो ज़मीन जो है इस तरीके से कम पड़ती जा रही है। आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन जो है और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द सीरियल ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। दिस विल increase the income and reduce the environmental degradation simultaneously, and because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesels, crops like jatropha and jojoba, ये आप इनको अपने पास अपराइट कर सकते हो। एंड नीड मच लेस इरिगेशन, के लिए बहुत कम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि राइस और शुगर केन में बहुत ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्श नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है और जो क्रॉपिंग पैटर्न है, इन सब चीज़ों में ये चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। ये जो कुछ न्यू मेथड्स जो है इसमें इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। और इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आई हैव गिवन यू,
एंड आप सभी ने इस तरीके से देखा कि कैसे गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर भी फोकस करने के लिए, फार्मर्स के लिए उनके फेवर में जो इस पॉलिसीज़ बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना इज़ नॉट सफिशेंट। जब तक कि हर व्यक्ति की उस पर उसकी एक्सेस नहीं हो सकती है तो वो उतनी जो है बेनिफिशियल नहीं है। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज़ क्लोजिंग हियर. So thanks for watching it, and you can subscribe this channel also. Thanks for watching.